BCS11 कंप्यूटर बेसिक्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर। इसमें 3 ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट ब्लॉक हार्डवेयर के ऊपर है, दूसरा सॉफ्टवेयर के ऊपर है और तीसरा वेब, इंटरनेट और कनेक्शंस इन सब के ऊपर है। पहले हम लोग ब्लॉक 1 पढ़ेंगे, उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उसका नाम है फर्स्ट चैप्टर का नाम है कंप्यूटर, देयर आर ओरिजिन एंड एप्लीकेशंस। अब कंप्यूटर होता है क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूज़र से इनपुट लेती है, या यूज़र इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इनपुट इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करते हैं और फिर वो उसी के हिसाब से काम करती है जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। उसके बाद फिर वो आउटपुट देती है। तो 2 तरह के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मॉडर्न, उसको बताता है ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर्स। मॉडर्न कंप्यूटर हैज डेवलप्ड इन प्रेजेंट फॉर्म बाय गोइंग थ्रू डिफरेंट चेंजेस थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉलोइंग आर द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी विच हेल्प टू डेवलप मॉडर्न कंप्यूटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न कंप्यूटर, ये एकदम से ये नहीं बना। इससे पहले ये सारी की सारी चीज़ें बनती गई जो नीचे दी हुई है, जैसे कि नेपियर्स, बोन्स, अबैकस, इनको और मॉडिफाई कर करके फिर ये आज हमारे पास आया है जो भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है नेपियर्स बोन्स। जॉन नेपियर वॉज अ मैथमेटिशियन हु इन्वेंटेड लोगेरिथम्स। जॉन नेपियर एक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने लोगेरिथम्स इन्वेंट करा। Develop a mechanical device for multiplication which is known as Napier's bone। इन्होंने मैकेनिकल डिवाइस बनाया था मल्टीप्लाई करने के लिए 1617 AD में, जिसको नेपियर्स बोन के नाम से जाना जाता है। ये जो है सेट होता है 11 रॉड्स का, जो कि नंबर को कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। ये रॉड बोल कहलाती है क्योंकि ये आइवरी से बनी होती है। उसके बाद आता है अबैकस। अबैकस डेवलप हुआ था चाइना में इन 3000 BC। एंड अबैकस का मतलब होता है कि वो बोर्ड जिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटिंग बोर्ड। इसमें जो है नंबर ऑफ बीट्स, मतलब कि इसमें काफ़ी सारी बीट्स होती हैं जो कि हेल्प करती है नंबर को काउंट करने में और अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने में। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? जैसे मल्टीप्लाई, डिवीजन, एनी काइंड ऑफ कैलकुलेटिंग। एंड इसको हम लोग काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं। उसके बाद आता है साइड रूल। ये एक डिवाइस है जो जी जंटर ने डेवलप करा था। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करता है साइड रूल से। उसके बाद आता है पास्कल्स कैलकुलेटर। जिसने पास्कल्स कैलकुलेटर डेवलप करा था वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पास्कल का कैलकुलेटर बनाया था। उन्होंने एक मशीन बनाई थी जो कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर सकती थी। उसमें व्हील, गियर्स थे और सिलेंडर थे, मतलब कि उसमें व्हील टाइप की चीज थी और साथ में सिलेंडर थे। लीबेंस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग मशीन। लीबेंस ने 1673 में एक मशीन डेवलप करी थी जो ऑटोमेटिकली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद आता है डिफरेंशियल इंजन। ये डेवलप करा था चार्ल्स बार्बीज ने 1820 में। इस मशीन का स्ट्रक्चर मॉडर्न कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था। ये जो है सारे बेसिक ऑपरेशंस कर सकती थी, जैसे एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। बार्बीज फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहलाते हैं। उसके बाद आता है द एनालिटिकल इंजन। ये एक मॉडिफिकेशन था ऑफ डिफरेंशियल इंजन का। इसको भी चार्ल्स बाबेज ने ही मॉडिफाई किया था। और इंजन में इंजन में हम लोग स्टोर कर सकते थे। वी कंसीडर इट इज़ अ स्टोरेज यूनिट, जिसमें कि मेमोरी मिल था, CPU, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस की तरह।
उसके बाद फिर आता है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर। इसमें ये जो है 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में डेवलप हुआ था, जो कि सारे तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता था। और ये जो है कंप्यूटर से अलग था, डिफरेंट था, क्योंकि ये प्रोग्राम्ड कर सकता था, मतलब कि इसको हम प्रोग्राम कर सकते थे। उसके बाद बात आती है कंप्यूटर की जनरेशन्स की। कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें हम लोग पहले फर्स्ट जनरेशन पढ़ेंगे। इसमें डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, और इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होती है जो कि होती थी, मतलब जो कि कंट्रोल करती थी करंट को फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर में। और फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब होती थी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब, computer was very large and consumed more electricity. It was not very reliable. It is difficult to maintain. It has limited application. Here we use machine language and assembly language to write program. और ये 1940 से लेके 1956 तक यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। उसके बाद आता है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन डिवाइस वाज डेवलप्ड नोन एज ट्रांसमीटर। सेकंड जनरेशन में एक डिवाइस डेवलप हुआ जिसको ट्रांसमीटर कहते हैं, जिसने कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कराने की, उसको हम लोग वैक्यूम ट्यूब की जगह काम में लेते थे। और ये वैक्यूम ट्यूब से साइज में भी छोटा था, और प्लस ये जो है पावर सप्लाई भी कम कंज्यूम करता था। इस जनरेशन में न्यू लैंग्वेजेस डेवलप हुई, जैसे कि कोबोल, और ये लैंग्वेजेस इजी भी होती थी लिखने में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूज ऑफ ट्रांजिस्टर इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब, कंप्यूटर बिकम स्मॉल, इट्स पावर कंजप्शन रिड्यूस, it became more reliable, use of high level language like COBOL, Fortran, और ये 1956 से लेके 1966 तक यूज करा जाता था। उसके बाद आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में एक न्यू डिवाइस डेवलप हुआ था, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इस डिवाइस में बहुत ही सारे कंपोनेंट्स थे, यानी बहुत ही सारी चीज़ें थी एक ही चिप पर। और इसमें जो है अलग अलग टाइप के इंटीग्रेटेड सर्किट हैं। पहला है SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड, फिर है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, MSI, फिर है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI, फिर है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI। गेट जो है डिवाइस है जो कि कंट्रोल करता है, जनरेट करता है 0 और 1। कंप्यूटर लैंग्वेज, जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, मतलब कंप्यूटर जो बना हुआ है वो 0 और 1 की लैंग्वेज से बना हुआ है। जो भी हम लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे सी लैंग्वेज, जावा, ये सब हम ऑफ कोर्स इन अ फॉर्म ऑफ इंग्लिश ही लिखते हैं। बट ये जो कंप्यूटर फंक्शन करता है, कंप्यूटर जिस चीज़ से बना हुआ है वो है 0 और 1। और SSI में 10 गेट होते हैं सिंगल चिप में, MSI में 10 to 100 गेट होते हैं सिंगल चिप पे, LSI में 100 to 1000 गेट होते हैं सिंगल चिप पे, VLSI में 1000 गेट होते हैं, 1000 से 1500 गेट होते हैं। उसके बाद आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो है सबसे पहले तो ये रहेगा कि हमने इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ करा ट्रांजिस्टर की जगह, फिर कंप्यूटर स्मॉल भी हो गया और कॉम्पैक्ट भी हो गया। मेंटेनेंस जो है कंप्यूटर की वो इजी हो गई। यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज स्टार्टेड, यानी कि हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम OS यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। फैमिली ऑफ कंप्यूटर हैज़ बीन डेवलप्ड। अब देखिए, जब ये थर्ड जनरेशन तक पहुंच गया तो एक तरह से काफ़ी सारी जनरेशन हो गई, तो एक तरह से कंप्यूटर की फैमिली बन गई।
मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन आती गई। और इसमें ये जो है 1964 से लेकर 1971 तक इसको काम में लिया जाता था। अब आती है फोर्थ जनरेशन। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते थे सीपीयू की जगह। माइक्रोप्रोसेसर सीपीयू ऑन सिंगल चिप। माइक्रोप्रोसेसर सीपीयू ही था एक सिंगल चिप में, मतलब कि सीपीयू के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता था। वी कैन से दैट here we start using VLSI chip. VLSI very large scale integrated, as you can see above. VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड एक ही बात है। चिप विच इज वेरी कॉम्पैक्ट इन कंपेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? फोर्थ जनरेशन। जनरेशन आपको याद रखनी है क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड इनफेक्ट आए हुए भी हैं। मैं आपको जब ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके एंडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं या कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं, और साथ में मैं आपको उसका ईयर भी बताऊंगी कि ये वाला क्वेश्चन इस ईयर में आया था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है? इसमें हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर यूज करना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का डेवलपमेंट हो गई, VLSI चिप भी यूज करने स्टार्ट कर दिया, स्मॉल कंप्यूटर लाइक पीसी एंड होम कंप्यूटर भी इसमें डेवलप हो गया था, और जो है कॉस्ट जो है कंप्यूटर की कम हो गई थी, यानी कि कंप्यूटर पहले जितना महंगा मिलता था अब उतना नहीं मिल रहा था। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेस, मतलब कि कंप्यूटर जो है बहुत सारे कामों में यूज भी होने लगा था। ये 1971 से लेकर अभी तक है। इसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में हम लोगों ने मल्टी माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम यूज करना स्टार्ट करा, जिससे कि हमारा कंप्यूटर फास्ट बन जाता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, कंप्यूटर फ्रीक्वेंटली यूज होता है डेवलपिंग एक्सपर्ट सिस्टम में, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क लाइक इंटरनेट, इट्स एरा इज प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, मतलब कि ये अभी भी काम में आता है और आगे भी काम में आएगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटर सिस्टम। एंड यस, इसमें आप एक चीज ध्यान रखिए, एक एक मतलब आपको इसमें अगर आपने ये ऊपर का जो जनरेशन में इंट्रो दिया है, अगर आपको ये ढंग से आ गया तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप भी बना सकते हैं। और दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसी में से होते हैं। देखिए, इट स्टार्ट यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। इसमें ऊपर बताया ना हमने कि हमने माइक्रो प्रोसेसर इसमें डेवलप हो गया था या यूज करना शुरू किया था। देखिए हर किसी में यही है। ये देखिए इसमें हमने बताया था ना इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ का फर्स्ट पॉइंट क्या है? वी यूज ऑफ इंटीग्रेटेड इन द प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। अगर आपको इतना याद भी नहीं रहता है कि इन द प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, तो कोई बात नहीं, आप यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट हैज स्टार्टेड आप इतना भी लिख सकते हैं। ये देखिए सेकंड में आ गया ट्रांजिस्टर इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब, और इसमें यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। बस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, बाकी जनरेशन तो आप भी लिख ही लेंगे। अब आया कंप्यूटर सिस्टम। It consists of number of components which help us to process data. Following are the basic component of computers. It consists of number of components. इसमें अलग अलग मतलब इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें मदद करते हैं किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए, मतलब कि उस डाटा के ऊपर काम करने के लिए। अब इसमें इनपुट होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होती है, प्रोसेसिंग होता है, and of course operation। so इनपुट में क्या होता है? ऑब्वियसली हम यूजर से इनपुट करवाते हैं, तो और फिर वो उसके ऊपर कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है टास्क।
In this process we input data in computer. Before processing we use different type of input device. Input data are stored in memory before processing. अब हमें डाटा इनपुट करवाना है कंप्यूटर में, तो कुछ ना कुछ चाहिए भी होगा जिससे कि वो इनपुट हो सके। तो जिस भी चीज़ से डाटा इनपुट होता है कंप्यूटर में उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। एंड इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं? कीबोर्ड, माउस, योर पेन ड्राइव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो है हमें इनपुट करना होता है, इनपुट डाटा जो है हमारा स्टोर होता है मेमोरी में। प्रोसेसिंग से पहले ही हमें स्टोर करना होता है। उसके बाद आता है स्टोरेज। प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली इज नोन एज स्टोरेज। जिस भी डाटा को या जिस भी इंस्ट्रक्शन को हम हमेशा के लिए सेव कर देते हैं वो कहलाता है स्टोरेज। Data before processing and after processing are stored on same storage device. डाटा प्रोसेसिंग से पहले मतलब कि जो हमने इनपुट करा वो, और आफ्टर प्रोसेसिंग मतलब कि आउटपुट, और प्लस इसमें प्रोसेसिंग के दौरान भी जो भी चेंजेस हुए होते हैं वो भी, ये सब सेम स्टोरेज डिवाइस पे सेव होते हैं। इसमें जो है हम लोग अलग अलग टाइप की स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एंड सीडी। द स्टोरिंग यूनिट परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन। यानी कि स्टोरेज यूनिट का फंक्शन यानी कि स्टोरेज का क्या फंक्शन है। और डाटा इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड हियर बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग आर आल्सो स्टोर्ड हियर। इंटरमीडिएट मींस जैसे कि आपने किसी भी डाटा को प्रोसेस करा, उसका जो रिजल्ट आया उसके बाद भी अगर आप उसमें कुछ चेंज करते हैं और फिर उसका दोबारा से रिजल्ट आता है, या फिर पहले जो रिजल्ट आया था उसमें कुछ एरर था तो उसको आपने ठीक करा, उसके बाद जो रिजल्ट आया तो जो पहला वाला रिजल्ट है वो भी स्टोर्ड होता है। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग। अब इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इसमें हम परफॉर्म करते हैं, जिसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑल द प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर टेक प्लेस इन सीपीयू। जितनी भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में वो सब की सब सीपीयू में करी जाती है। जैसा कि आप तो जानती हैं सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू डाटा लेता है रैम से और फिर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब आप कहेंगे कि डाटा तो हम यूजर से लेते हैं। यस, हम यूजर से लेते हैं, लेकिन अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि स्टोरेज, वेट यहाँ पर होगा, यहाँ पे कहीं पे दैट कि हम जब भी प्रोसेसिंग से पहले मतलब जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली वो प्रोसेस होना होता है। सो प्रोसेसिंग से पहले मतलब कि जो यूजर से जो हम इनपुट लेते हैं वो हमें स्टोर करना होता है। तो वो स्टोर हो जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? किसी स्टोरिंग डिवाइस में या स्टोरिंग प्लेस में। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा था एग्जाम्पल में? रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एंड सीडी। सो ये देखिए यहाँ पे भी यही लिखा है रैम। सीपीयू जो है फिर वो जो इंस्ट्रक्शंस जो भी रिकॉर्ड हुई है, सेव हुई है, स्टोर हुई है, वो सीपीयू रैम से लेता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये रहा, यस, डाटा बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग आर टू बी स्टोर्ड। इसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट का क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है आउटपुट देना यानी कि रिजल्ट देना। हम जो है डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर। अब देखिए डायग्राम एंड यस, जहाँ जहाँ पे भी आपको डायग्राम में बताऊंगी आपको, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है। इनफैक्ट जितने आप डायग्राम्स बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। चाहे ऐसे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा है कि एक्सप्लेन द कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन फिर भी आपको डायग्राम बनाना है। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम एंड डेटा इनपुट हो रहा है, स्टोरेज यूनिट में जा रहा है, स्टोरेज यूनिट से फिर वो कहाँ जा रहा है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में। उसके बाद फिर ये सेंट्रल सीपीयू है। अब इसका कंट्रोल इसके पास जा रहा है, कंट्रोल यूनिट के पास। क्यों? क्योंकि अब इसने अपना काम कर दिया, बट अब कंट्रोल तो यही कर रहा है ना एक्चुअली में। एंड
यस। हाँ, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है ये, देन वेट अ सेकेंड, आई थिंक यस यस, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। हाँ, तो स्टोरेज यूनिट, अब स्टोरेज यूनिट से वो कौन सा डाटा ले रहा है जो यूजर ने इनपुट करा था, अब उसको वो यहाँ पे परफॉर्म करवा रहा है, फिर ये इधर आके सीयू में जा रहा है, सीयू में कंट्रोल यूनिट में ये सारी चीजें कंट्रोल करता है, मैनेज करता है सब कुछ, और फिर सीयू मैनेजेस ऑल द थिंग्स, और फिर जब अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद वो सारे के सारे सेव हो जाते हैं कंट्रोल, पहले तो कंट्रोल यूनिट में जाते हैं, ठीक है, ये सब कुछ कंट्रोल करता है, सब कुछ सही वगैरह करके फिर ये अपने पास स्टोर करता है, देन इट गोज टू आउटपुट and then the results will be shown. And yes, remember, it is very necessary to draw the diagram even if they haven't written it. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल यूनिट। इसमें क्या होता है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर में इस सीपीयू हैंडल करता है। इसमें जो अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सीपीयू का जो कि एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस। इसका मेन जो फंक्शन होता है क्या होता है कि ALU ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशन एंड कंपैरिजन करता है। डाटा ट्रांसफर होता है ALU में फ्रॉम स्टोरेज यूनिट जब भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले यूजर इनपुट करता है, फिर वो डाटा स्टोर होता है, देन वो वाला डाटा फिर प्रोसेसिंग के लिए जाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग द आउटपुट इज रिटर्न टू द स्टोरेज यूनिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। पहले वो स्टोर होता है, उसी के बाद फिर वो आउटपुट डिस्प्ले होता है। उसके बाद आता है सीयू कंट्रोल यूनिट। ये वर्क करता है एक सुपरवाइजर की तरह। ये डिटरमाइन करता है सीक्वेंस की इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। मैंने आपको बताया कुछ कंट्रोल करता है, मतलब कि ये वो करता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब कि ये निश्चित, ये निश्चित करता है कि जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब के सब अपने सीक्वेंस में ही वो एग्जीक्यूट हों, लागू हों। Things like processing of program, interpretation of instruction, and issuing of signal to other units are done by CPU। जैसे कि हम लोग किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस करते हैं, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को या दूसरी इंस्ट्रक्शंस भी जो हमें यूजर से मिली होती है, और हम लोग सिग्नल इशू करते हैं अदर यूनिट्स को, मतलब कि ये इन सब यूनिट्स का जो मिलके काम होता है ये भी सीयू के थ्रू होता है। और जो है सीयू कोऑर्डिनेट भी करता है कंप्यूटर की एक्टिविटीज में, जैसे कि पेरिफेरल यूनिट। पेरिफेरल यूनिट का मतलब है कि वो सारे डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के बाहर होते हैं, जैसे कि माउस, प्रिंटर। अब आता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, इन दोनों को मिलाकर ही सीयू बनता है, सीपीयू बनता है। ये इसको सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन मानते हैं, और सीपीयू का जो मेन टास्क है यानी कि जो मेन मकसद होता है वो होता है एग्जीक्यूट करना सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को, जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि व्हाट इज प्रोग्राम में हम क्या लिखेंगे, इट इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस which is executed by CPU। ऑफ कोर्स ये ज्यादा नंबर का नहीं आता है, इसके साथ कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है व्हाट इज प्रोग्राम के साथ। सो प्रोग्राम ही होता है। ओके, अब सीपीयू कहाँ पर होता है, सीपीयू मदरबोर्ड पर होता है कंप्यूटर के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिस्टम यूनिट। बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे सिस्टम यूनिट तक, उसके बाद आई विल वाइंड अप।
देन हमारा नेक्स्ट सेशन होगा एंड नेक्स्ट सेशन विल बी, उसकी वीडियो मैं परसों तक या तरसों तक तो पक्का से डाल ही दूंगी। सिस्टम यूनिट, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम आ रहे हैं एंड यस आपको एक अपडेट भी देनी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। System unit. Computer system unit contain number of components like port and connector. Ports and connectors क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में जो है अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पोर्ट एंड कनेक्टर, ठीक है। मतलब कि कंप्यूटर के अंदर जो भी और चीज़ें होती है, कंपोनेंट्स होते हैं, वो सिस्टम यूनिट होता है। पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स क्या होते हैं? पोर्ट एक कनेक्टर होता है जो कि मदरबोर्ड पे होता है, या फिर एक अलग से अडेप्टर में। ये किस काम में आता है? ये पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है कंप्यूटर से। उसके बाद आ गया पावर सप्लाई। पावर सप्लाई ये चेंजेस द नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी इनटू सच अ फॉर्म सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब जो हम लोग यूज नहीं करते बिजली, वो फैन और ट्यूबलाइट ये सब जलाने में, उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को ये इस तरह से बदल देता है कि वो जो है कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट्स को भी फंक्शन करने में मदद दे पाए। इसीलिए हम ये देख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर पावर सप्लाई ईच कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ? एंड यस मैंने ये जो बोला प्रॉपर पावर सप्लाई ईच कंपोनेंट, ये सब जो है ना आपके वो मेन वर्ड्स होते हैं। देयरफॉर वी कैन सी, हाँ तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कि हर एक कंपोनेंट के पास ढंग से इलेक्ट्रिसिटी जाए, मतलब कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हर एक चीज को उसमें चाहिए, कंपोनेंट को चाहिए, उतनी जाए। उसके बाद आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? ये एक मेन सर्किट बोर्ड है माइक्रो प्रोसेसर का, क्योंकि नॉट माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर में एक मेन सर्किट बोर्ड होता है। इसको हम लोग मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कह सकते हैं। इसमें सीपीयू, रैम और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक अपडेट बताऊंगी, और वो अपडेट ये है कि इग्नू के एग्ज़ाम फॉर्म्स आ गए हैं। इनफैक्ट वो मंडे सुबह से आ चुके हैं एंड आज वेडनेसडे हो गया है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इग्नू का एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। अब आप चाहे तो मतलब आपके जो पहले के पेपर रह गए वो भी आप इस बार के साथ दे सकते हैं। और उसकी लास्ट डेट, इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2018। तो विदाउट लेट फीस है ये। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेट फीस ना लगे तो आप 31 अक्टूबर 2018 से पहले भर दीजिएगा। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि हाउ टू फिल एग्ज़ाम फॉर्म, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे चूंकि मतलब मैंने देखा है कि लोग जो है ना इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरते हैं, बट आई डोंट थिंक कि आज के ज़माने में इसकी ज़रूरत है। मतलब कि आजकल तो हर किसी को पता होता है कि कैसे कहाँ, हाँ लिंक ज़रूर अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में या मैं कमेंट करके कॉपी पेस्ट करके मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट ये कि मतलब ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, आई डोंट थिंक कि आज के ज़माने में किसी की कोई ऐसा होगा कि उसको पता नहीं होगा, पढ़ा लिखा इंसान। बाकी अगर आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। यही मेरे समझ में नहीं आता कि जो दूसरे लोग बनाते हैं वो क्या सोच के बनाते हैं कि सामने वाले को मतलब कि हर कोई डम है क्या कि जो उन्हें आएगा नहीं इतना सा भी, जो कि आजकल तो नेट हर कोई यूज करता है। बाकी अगर मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा मतलब है कि मतलब अगर जब ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर लोगों को तो क्या फ़ायदा है बनाने का।
और फिर सामने वाले को भी ये लगता है कि अभी नहीं, क्या ये लगता है कि हमको इतना सा भी नहीं आता। क्योंकि मैंने भी, जब मैं भी पहले वीडियोस देखती तो मैं ये सोचती थी कि जो भी चैनल वाला है, मतलब जिसका भी चैनल है, क्या इन्हें ये लगता है कि अब हमें फॉर्म भरना भी नहीं आता। वैसे ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनको ना आए, जो मतलब ओल्ड भी हो या मतलब कोई और भी वजह हो या पढ़े लिखे ना, तो मतलब वो ऑफ कोर्स वो कमेंट करके बताएं। मैं जो है उनको सारा का सारा प्रोसीजर, फिर मैं एक पूरी वीडियो ही बना दूंगी कि हाउ टू फिल अ फॉर्म। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। और नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आएगा परसों तक। एंड यस, ये वाला चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि इस वाले चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं और कौन कौन से आने की संभावनाएं हैं। व्हाट एल्स, आई थिंक दैट मैं कुछ भूल रही हूँ। आई थिंक, हाँ, यस, अगर आप चाहते हैं, मतलब जैसे कि आप मतलब कि मैंने ये जिससे भी पढ़ा है नोट्स से, अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे अपनी मेल आईडी कमेंट करें। मैं आपको ये वाले नोट्स मेल कर दूंगी। एंड यस, मेरा BCS, ओ सॉरी, नॉट BCS, MCS 11 का लेटेस्ट वाला जो असाइनमेंट है, सॉल्व्ड असाइनमेंट, वो भी है मेरे पास, 2018 टू 19 वाला। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें अपनी मेल आईडी और साथ में बताएं कि आपको मतलब वो सॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए या ये नोट्स चाहिए या दोनों चाहिए। सो थैंक यू।